नाउ इस ग्राफ से दूसरी एक बहुत अहम बात पता चली। वो क्या पता चली कि जब इस इंटेंसिटी और वेवलेंथ के ग्राफ को स्टडी किया गया और इसका एरिया अंडर द कर्व निकाला गया, ठीक है, इस इंटेंसिटी और वेवलेंथ के ग्राफ से जो हमें कर्व्स मिले हैं इसको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं, जो कि बेल शेप के होते हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का जब एरिया अंडर द कर्व निकाला गया तो एरिया अंडर द कर्व हमें, ये पहली इंपॉर्टेंट बात थी, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एरिया अंडर दिस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व gives total energy radiated। ठीक है, जब इसके एरिया अंडर द कर्व को निकाला गया, इसका एरिया निकाला, इंटीग्रेट किया सर्टेन क्वांटिटीज को, फिर इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला, तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर पे हम किसी कर्व को स्टडी करते हैं उस टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी हमें मिल रही है वो सारी इसके एरिया की वैल्यू के बराबर होती है। इस टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी उस ब्लैक बॉडी से निकली होगी, ऑब्वियसली पहले वाले से ज्यादा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो इस टेम्परेचर पे उस ब्लैक बॉडी ने टोटल कितनी एनर्जी निकाली, उस टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए इस वाले कर्व का एरिया निकाला गया। टेम्परेचर T3 पे कितनी एनर्जी उसने रिलीज की, और ज्यादा टेम्परेचर है पहले के मुकाबले में तो और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो जब इसका एरिया निकाला तो वो और ज्यादा एरिया आया। तो एरिया अंडर द कर्व गिव्स एनर्जी, या एरिया अंडर दिस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गिव्स टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T। या इस पे निकालेंगे तो एट टेम्परेचर T1, एट T2, एट T3, ठीक है। ये एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रिलेशन था। और तीसरा एक अहम रिलेशन है जो कि स्टीफेंस लॉ भी कहलाया। ये रिलेशन क्या कहता है कि अब देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर के साथ साथ ये जो कर्व है ये भी बढ़ रहा है। इस कर्व की मैं दोबारा कहूँ, पीक का हाई होना जरूरी नहीं है, तो ये पीक हाई भी हो सकती है, ये पीक इसके लेवल पे भी हो सकती है, लेकिन क्या चीज कॉमन रहेगी, वो ये कॉमन रहेगा। इस टेम्परेचर पे जो लैम्डा मैक्स का आंसर आएगा वो इसके बराबर होगा, इस टेम्परेचर पे जो लैम्डा मैक्स का आंसर आएगा वो भी इसके बराबर होगा। पीक हो सकता है इसके बराबर ही रहे, पीक हो सकता है इससे बढ़ भी जाए। तो पीक चेंज होने का नहीं हम कह रहे कि पीक चेंज होगी, ये लाजमी वेरीफाई होगा, सेटिस्फाई होगा इस ग्राफ से हर दफा। और दूसरी चीज जो होगी वो ये कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे कर्व या तो ऊपर जाएगा या फैल जाएगा, दोनों सूरतों में एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एरिया अंडर कर्व इंक्रीजेस, या यूं कहिए कि ए इंक्रीजेस, ठीक है। इससे क्या बात पता चली, एरिया बढ़ने का मतलब क्या है, एरिया हमें क्या बता रहा है, एरिया गिव्स टोटल एनर्जी जो उससे निकल रही है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है टोटल एनर्जी बढ़ रही है, ये तो हमें बात इससे समझ में आई। इन्होंने इसका रिलेशन निकाला कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस तरह बढ़ते या हर टेम्परेचर पे उसकी पीक वेवलेंथ रिलेटेड थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, वैसे उन्होंने देखा कि टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो एरिया भी बढ़ गया, लेकिन किस रिस्पेक्ट से बढ़ा, टेम्परेचर को डबल करने से एरिया डबल हो रहा है, या टेम्परेचर को डबल करने से एरिया 3 टाइम्स बढ़ रहा है, 10 टाइम्स बढ़ रहा है। तो उसकी प्रोपोर्शनैलिटी उन्होंने निकालने की कोशिश की और ये बना क्या, ये बना स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, जिसको हम अभी देखते हैं। ओके, स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ, जिसको हम सिंपली स्टीफेंस लॉ भी अक्सर पढ़ते हैं, स्टीफेंस लॉ। नाउ स्टीफेंस लॉ क्या कहता है, हम पहले जरा इस ग्राफ की कैलकुलेशन की बात कर लें, फिर स्टीफेन लॉ की एक्सप्रेशन लिखेंगे। ऑब्जर्व क्या किया गया, ऑब्जर्व ये किया गया कि बढ़ते हुए टेम्परेचर से एरिया अंडर द कर्व भी बढ़ता है, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि अगर टेम्परेचर, यानी कि ये टेम्परेचर है और ये एरिया है, अगर टेम्परेचर को 2 टाइम्स करते हैं तो एरिया 16 टाइम्स बढ़ जाता है। यानी कि सपोज एक टेम्परेचर T1 पे हमने देखा
एक टेम्परेचर T1 पे हमने देखा कुछ ना कुछ हमें एरिया अंडर द कर्व मिला, लेट इट बी A1। टेम्परेचर T2 पे जो भी एरिया आएगा लेट्स कॉल इट A2, और टेम्परेचर T3 पे जो भी एरिया अंडर द कर्व हमें मिलेगा लेट इट बी A3। तो व्हाट दे ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर को T1 पे कुछ एरिया आया A1, ठीक है, जब टेम्परेचर को डबल कर दिया T2 के बराबर, डबल कर दिया तो एरिया पुराने वाले का 16 गुना बढ़ गया, 16 टाइम्स हो गया। यानी कि अगर पहले 100 या 1 टेम्परेचर के ऊपर 1 एरिया था, तो अब 2 टेम्परेचर के ऊपर 16 एरिया बन गया, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि टेम्परेचर को 3 कर देने पे ये 81 बन गया, टेम्परेचर को 4 कर देने पे ये 256 बन गया, एंड सो ऑन। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी नजर आ रही है टेम्परेचर और एरिया की आपस में, कि टेम्परेचर के बढ़ने से एरिया बढ़ रहा है, इसको उन्होंने देखा 2 को क्या करें कि 16 हो जाए, तो दो बातें, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 हो जाएगा, लेकिन 3 8 तो 24 होना चाहिए था। तो पता चला कि नहीं, 2 की पावर 4 16 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 4 की पावर 4 81 होता है। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे एरिया, कर्व का एरिया उस टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनली बढ़ता है, ठीक है। और एरिया हमें क्या बताता है, एरिया हमें बताता है टोटल एनर्जी रेडिएटेड। इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो टोटल एनर्जी, ये टेम्परेचर है, ये टोटल एनर्जी ये भी 16 टाइम्स बढ़ गई डबल करने पे, 3 टाइम्स करने पे 81 टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स करने पे 256 टाइम्स हो गई, एंड सो ऑन। तो टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये प्रोपोर्शनल होता है टू द 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और इसी चीज को ऐसे इन्होंने फॉर्मुलेट किया, E is directly proportional to T raised to the power 4. The total energy radiated by a black body at certain temperature per unit area per unit time is directly proportional to the 4th power of its absolute temperature. इस टोटल एनर्जी रेडिएटेड को एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी भी कहा गया, कहीं कहीं टोटल इंटेंसिटी भी कहा गया, कहीं उसको स्पेक्ट्रल इरेडियंस या इरेडियंस भी कहा गया, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ सारी मिलती जुलती चीज़ें हैं ये। तो हम बहरहाल इसको अपने लिए ऐसे याद रखते हैं कि जो टोटल एनर्जी उस स्पेक्ट्रम से निकल रही है वो उस टेम्परेचर के एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के हिसाब से पड़ेगी, और दिस इज द रिलेशन। प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटा के हम इक्वल टू और कोई कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ जो कांस्टेंट लगा उस कांस्टेंट को सिग्मा कहा गया, और ये हमारे पास बन गई मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्टीफेंस बोल्ट्जमैन्स लॉ, जहां पे सिग्मा क्या है, सिग्मा को हम स्टीफेंस कांस्टेंट भी कहते हैं, ये स्टीफेन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 5.67 एक्सपोनेंट -8, यूनिट बताइएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, क्योंकि ये एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये है एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी कि और करें तो ये लिखी हुई है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये इंटेंसिटी भी कहलाती है, इसको हम एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी भी कह लेते हैं, इसको हम इरेडियंस भी कह लेते हैं, ठीक है। यहीं से कभी पावर भी निकाली जाती है, ठीक है। सो फॉर अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T the total energy radiated is directly proportional to its 4th power of the absolute temperature, ठीक है। Where sigma is called the Stephen-Boltzmann's, या simply Stephen's constant, which is valued to be 5.67 exponent -8 watt per meter square Kelvin raised to 4। आप सिग्मा को अलग करेंगे, ये E/T, E की वैल्यू ये है एक्चुअली I,
पर यूनिट एरिया एनर्जी विल बी जूल, ठीक है, पर यूनिट एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, पर यूनिट टाइम सेकंड, तो जूल पर सेकंड वाट बन जाएगा, पर यूनिट एरिया का मतलब पर मीटर स्क्वायर, तो वाट पर मीटर स्क्वायर वो आ गया, टी की पावर 4 की वजह से केल्विन की पावर 4 ये बन गई। सो दिस इज स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बना जिससे हम ब्लैक बॉडी से निकलने वाली टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है, ये स्टीफन्स लॉ और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स थे। ये दोनों ने ब्लैक बॉडी से एक्सपेरिमेंटली इन कर्व्स को प्लॉट किया, इन लॉज को रिलेट किया, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ जो हमें मिला उससे उन्होंने ये निकाला, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से उन्होंने ये निकाला। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशंस थी जिसको बाद में डिराइव भी किया गया। किरचॉफ, वीन, बोल्ट्जमैन और दीगर साइंसदानों ने जब उसको बाद में क्लासिकल फिजिक्स की, उस जमाने में इनकी फिजिक्स थी क्लासिकल फिजिक्स, उन्होंने जब इन लॉ को थ्योरेटिकली डिराइव करने की कोशिश की तो उनको बिल्कुल सही रिजल्ट्स यही एक्सप्रेशन निकली। इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इंपॉर्टेंट बात ये थी कि क्लासिकल फिजिक्स explains them, Wien's distribution या displacement law and Stephen's Boltzmann law क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन करती थी, ठीक है। और कौन सी दो एक्सप्रेशंस हमारे पास अभी मौजूद हैं, इसको गौर से एक दफा दोबारा देखें क्योंकि अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट की तरफ हम बढ़े आगे। क्या वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमें यह बताता है कि किसी भी टेम्परेचर पे जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से हम ये निकाल सकते हैं कि किसी भी टेम्परेचर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी रखने वाली वेवलेंथ क्या होगी, ये लैम्डा मैक्स। स्टीफेंस लॉ से हम निकाल सकते हैं कि टोटल कितनी एनर्जी, टोटल कितनी इंटेंसिटी उसमें से निकल रही होगी, कैसे निकलेगी ये। लेकिन ये पूछा जाए कि किस वेवलेंथ की क्या इंटेंसिटी है, इस वेवलेंथ की, लैम्डा मैक्स की तो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ठीक है, इस वेवलेंथ की क्या इंटेंसिटी है, इस वेवलेंथ की क्या इंटेंसिटी है, इस वेवलेंथ की, इस वेवलेंथ की, इसके अलावा किसी भी दूसरी जनरल वेवलेंथ की, एनी अदर वेवलेंथ की इंटेंसिटी अगर हम मालूम करना चाहें तो उसके लिए कोई इक्वेशन नहीं थी, ठीक है। और उस इक्वेशन को फिर डिराइव करने की कोशिशें की गई। और ये जो डिफरेंट ये जो साइंटिस्ट्स हैं, किरचॉफ हैं, वीन हैं, बोल्ट्जमैन हैं, इन लोगों ने उस वक्त तक इतना तो इनको आइडिया हो गया था कि ये जो हमें एनर्जी से, टोटल एनर्जी से अगर निकालना चाहें कि भाई किस वेवलेंथ की कितनी एनर्जी है, वो वेवलेंथ की वैल्यू पुट करो और एनर्जी का आंसर आ जाए, तो उन्होंने कहा वो जो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, इसको मैं ई लैम्डा अगर मैं कहूँ, वो जो एनर्जी एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, वो एनर्जी एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, उन्होंने ये तो अंदाजा लगा लिया था कि वो फ्रीक्वेंसी का क्यूब और कोई दूसरा फंक्शन होना चाहिए जो कि फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर पे, फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। जिस टेम्परेचर पे हम रखेंगे उस हिसाब से उसमें उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं, ठीक है। इस ग्राफ को जब उन्होंने स्टडी किया तो पता चला कि इस ग्राफ के ऐसे उन्होंने दो हिस्से क्यों बनाए, क्योंकि इस ग्राफ के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा राइजिंग का और एक हिस्सा डिक्लाइनिंग का, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो राइजिंग पोर्शन है, ठीक है, एक पोर्शन न्यू क्यूब से आ जाएगा और एक कोई दूसरा फंक्शन होना चाहिए। और उस टाइम पे वीन ने डिराइव तो नहीं किया था, लेकिन क्योंकि वो अच्छे मैथमेटिशियन थे, लिहाजा उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि इस शेप के जो ग्राफ्स हैं, इस शेप के जो ग्राफ हैं, इसमें ये वाला पोर्शन अलग और ये वाला पोर्शन अलग शेप का है, तो इसका फंक्शन कोई और होना चाहिए, इसका फंक्शन कोई और होना चाहिए, दोनों सेम शेप के नहीं है, लिहाजा दोनों के अलग अलग फंक्शंस होने चाहिए हैं। तो उन्होंने एक एम्पिरिकली एक फॉर्मूला उन्होंने प्रोपोज किया। एम्पिरिकली प्रोपोज करने का मतलब क्या है, विदाउट एनी थ्योरी, डिराइव नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया, प्रोपोज किया कि भाई ये वाली शेप जो है या ये वाली शेप जो है राइजिंग वाली और डिक्लाइनिंग वाली, ये जो होनी चाहिए है, ये कुछ फ्रीक्वेंसी के क्यूब का कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ये जो फंक्शन है, ये कुछ
एक्सपोनेंट होना चाहिए है पावर बेस ई का, ई की पावर माइनस बी न्यू बाय टी, कुछ इस फॉर्म का हमारे पास ग्राफ होना चाहिए, या कुछ फॉर्म इस फॉर्म से हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आनी चाहिए। तो एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ की कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन होनी चाहिए। इसमें ए और बी क्या है, कांस्टेंट्स हैं। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इसको हम लैम्डा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम जानते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है, तो न्यू जो हमारे पास बनेगा वो c अपॉन लैम्डा बनेगा। तो ये फॉर्मूला जो न्यू के लिए आया है, ये c अपॉन लैम्डा पुट करके ये वेवलेंथ के लिए भी आ सकता है। तो उन्होंने ये प्रपोज किया कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जिसमें ये वाला पोर्शन हाई फ्रीक्वेंसी का, ये वाला पोर्शन लो फ्रीक्वेंसी का, इन्होंने कहा ये कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब इस ग्राफ को उन्होंने प्लॉट किया, जब इस ग्राफ को उन्होंने या इस एक्सप्रेशन से जब उन्होंने ग्राफ बनाकर प्लॉट किया, तो उन्होंने ये देखा कि ये जो ग्राफ है, अगर हम फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की बात करें, ये एनर्जी एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करें, तो कुछ इस तरह का ग्राफ अगर हमें एक्चुअल में मिलता है, तो जो वीन का जो कर्व है, वीन का जो कर्व है, ये हाई फ्रीक्वेंसी पे तो बहुत अच्छा फिट करता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे तो बहुत अच्छा फिट करता है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये गड़बड़ कर जाता है, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये डेविएट कर जाता है, ठीक है। इसको मैं अलग रंग से शो कर दूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। So what they saw, वीन्स इस लॉ को, ये जो वीन ने प्रपोज किया, इसको कहते हैं वीन्स रेडिएशन लॉ। ठीक है, सो वीन्स रेडिएशन लॉ fits well for high frequency but deviates at low frequency। हाई फ्रीक्वेंसी पे तो ये ग्राफ बहुत अच्छा फिट करता है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये ग्राफ गड़बड़ा जाता है, ये हमें एक्चुअल कर्व के मुताबिक आंसर नहीं देता। गलती इज आफ्टर ऑल अ गलती। ये जो लॉ है, ये लॉ हमें सही ग्राफ फिट इन नहीं करके दे रहा, इस वजह से मजीद कोशिशें जारी रखी गई और लोगों ने कहा कि ये तो उन्होंने प्रपोज किया है, इसको उन्होंने डिराइव नहीं किया। सो लेट्स नाउ डिराइव इट एंड ट्राई टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। और इस रेडिएशन की जो, या इस कर्व की डेरिवेशन जब हम करते हैं, तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट नाम निकल के सामने आता है रेले का और जीन का। तो रेले और जीन, इन दोनों ने मिलके, इंपॉर्टेंट काम तो रेले ने किया था, जीन ने तो उसमें फाइन ट्यूनिंग थोड़ी सी उसकी की, कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन उन्होंने की। तो रेले और जीन ने इसको डिराइव करने की कोशिश की और इस ग्राफ की एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लाने की उन्होंने कोशिश की। तो रेले जीन लॉ में इन्होंने क्या किया, रेले ने एक कैविटी कंसिडर की, क्यूबिकल कैविटी। ठीक है, इस लॉ की डेरिवेशन, सिंस इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स, तो मैं इसको आपको डिराइव तो नहीं कराऊंगा, लेकिन बहरहाल मैं इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ज़रूर यहाँ पे लिखूंगा, आपसे शेयर करूंगा, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि क्या डिफरेंस है एंड हाउ दिस स्टोरी डेवलप्ड। तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी मैथमेटिक्स है, विच अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ नहीं कर सकेंगे, लेकिन बहरहाल जो इसके की पॉइंट्स हैं, जो लॉजिक्स हैं, उसमें से हम ये देखते हैं कि इन्होंने एक कैविटी कंसिडर की, क्यूबिकल कैविटी, और इमेजिन किया, दिस इज अ थॉट एक्सपेरिमेंट, ये उन्होंने प्रैक्टिकली करके नहीं देखा, इट्स अ थॉट एक्सपेरिमेंट। और उस थॉट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा कि क्यूबिकल कैविटी लेते हैं
उस क्यूबिकल कैविटी के अंदर इमेजिन करें आपके पास रेडिएशंस मौजूद हैं, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस मौजूद हैं, ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से, लाइक दिस, इस तरह से, जो कि मुसलसल इस तरह से रिफ्लेक्शंस कर रही होंगी अंदर। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस अंदर मौजूद है। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक सरफेस से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, इस तरह से मुख्तलिफ रिफ्लेक्शंस कर रही होंगी, ठीक है। इन ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर, वॉल्स का टेम्परेचर भी हम सेम ले लेते हैं, टेम्परेचर T, और उन्होंने उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये कंसिडर की कि क्योंकि ये रेडिएशन सारी यहाँ पे अंदर रिफ्लेक्ट कर रही हैं और ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी में तो बहुत सारी तरह की वेव्स होती हैं, तो इसमें बहुत सारी रेडिएशन होंगी, कोई न्यू1 फ्रीक्वेंसी की, कोई न्यू2 फ्रीक्वेंसी की, कोई न्यू3 फ्रीक्वेंसी की, सैकड़ों रेडिएशन होंगी। या यूं कहिए कि लैम्डा 1 की कोई वेव होगी, कोई लैम्डा 2 की होगी, कोई लैम्डा 3 की होगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब ये रेज इसके अंदर मौजूद होंगी और ऐसे मुसलसल रिफ्लेक्ट कर रही होंगी, बाहर नहीं जा सक रही होंगी, तो ये अंदर ही अंदर स्टैंडिंग वेव्स बना रही होंगी। स्टैंडिंग वेव्स क्या हुआ करती थी, जरा लॉज ऑफ वाइब्रेशन वाले चैप्टर को, स्टैंडिंग वेव्स वाले चैप्टर को रिवाइज करते हैं। उसमें हमने कहा था कि किसी स्ट्रिंग को जब हम दोनों एंड से क्लिप करते हैं और एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे उसको वाइब्रेट करवाते हैं, तो उसमें वेव्स बनना शुरू होती हैं। वो वेव्स कुछ ऐसे जैसे लूप्स बनाते हुए नजर आती हैं, और इसी को हमने स्टैंडिंग वेव्स का नाम दिया था, ठीक है। ये वेव्स इसमें बनती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे किसी स्ट्रिंग को हम उठा के छोड़ते हैं तो इसमें ये वेव्स फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड्स की इसमें वेव्स होंगी। ये जितना अपनी ओरिजिनल पोजीशन से उठता है ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। इसको हम 2 फ्रीक्वेंसीज पे भी वाइब्रेट करवा सकते हैं, इसको हम 3 फ्रीक्वेंसीज पे भी वाइब्रेट करवा सकते हैं। तो ये स्टैंडिंग वेव्स जो इसमें बनती हैं, मुख्तलिफ तरह के नंबर ऑफ लूप्स, 1 लूप वाइब्रेशन, 2 लूप वाइब्रेशन, इस तरह से होता था। तो ये रेडिएशन जब इसमें यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही होंगी, तो इन रिफ्लेक्शंस की वजह से इस एंड से इस एंड के दरमियान इसमें कुछ स्टैंडिंग वेव्स ऐसे प्रोड्यूस हो रही होंगी, बिल्कुल ऐसे कि जैसे इसको यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों एंड से हमने ऐसे क्लिप किया हुआ, तो दरमियान में इसमें कुछ ऑसिलेशंस होंगी, कुछ वाइब्रेशंस होंगी। इन ऑसिलेशंस को या एक एक स्टैंडिंग वेव को एक एक ऑसिलेटिंग सिस्टम या ऑसिलेटर कहा गया। ऑसिलेटर जो ऑसिलेट करवाए, ये ऑसिलेट करे, पूरा एक ऑसिलेशन सिस्टम मान के इसको कहा गया, ठीक है। ये ऑसिलेशंस जो इसमें बन रही हैं, और ये एक नहीं बहुत सारी तरह की बन रही होंगी। मतलब अगर यहाँ से 4 लूप्स की वाइब्रेशन है तो यहाँ से 8 की भी हो सकती है, यहाँ से 10 की भी हो सकती है, यहाँ से 20 की भी हो सकती है। न सिर्फ ये, बल्कि 4 लूप की वाइब्रेशन भी एक रिफ्लेक्शन में तो नहीं होगी खाली, ऐसे तो सैकड़ों रिफ्लेक्शन होगी जिसमें 4 लूप्स में वाइब्रेशन हो रही होगी। तो ये जो स्टैंडिंग वेव्स इसमें बन रही होंगी, बहुत सारी तरह की स्टैंडिंग वेव्स, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की स्टैंडिंग वेव्स इसमें बन रही होंगी। पहला काम उन्होंने ये किया, ये जानने की कोशिश की कि ये कितनी क्वांटिटी में स्टैंडिंग वेव्स इसमें बन रही होंगी किसी एक फ्रीक्वेंसी की। जैसे 4 लूप वाइब्रेशन है, तो 4 लूप वाइब्रेशन की कितनी स्टैंडिंग वेव्स यहाँ पे बन रही होंगी। तो इसकी बड़ी जो उन्होंने एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ वेव्स या रेडिएशंस, उसका हम तो वेव्स ही मानते थे, कितना उन्होंने माना, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। न्यू क्या है, किसी भी खास फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम सेलेरिटस सी 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, सो सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये उन्होंने कहा नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है। फिर उन्होंने उसमें देखा कि अब जब हमें ये पता चल गया कि कितनी तादाद में वेव्स हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि अगर ये पता चल जाए कि एक वेव की एनर्जी कितनी है, तो हम मल्टीप्लाई करा के दोनों को टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास 10 ब्लॉक्स हैं और हमें 10 का वजन निकालना है, और पता हो कि एक ब्लॉक का वजन 1 kg है, तो अगर एक ब्लॉक का वजन 1 kg है तो टोटल का वजन कितना हो जाएगा,
10 से मल्टीप्लाई करा दें तो 10 kg बन जाएगा। ये लॉजिक इन्होंने यहाँ पे भी लगाई कि अगर एक वेव की एनर्जी हमें पता चल जाए E या 10, एक वेव की एनर्जी 10 है, तो 10 वेव्स अगर हो, नंबर ऑफ वेव्स अगर 10 हो तो कितनी हो जाएगी, तो 10 टाइम्स 10 100 हो जाएगा। या अगर एक वेव की एनर्जी 1 है तो 50 वेव्स की कितनी हो जाएगी, 50 टाइम्स 1 यानी कि 50। 100 वेव्स की कितनी हो जाएगी, 100 टाइम्स 1। 100 वेव्स की कितनी हो जाएगी, 100 टाइम्स 1। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने एनर्जी निकालने की कोशिश की और एनर्जी ऑफ ईच वेव निकालने के लिए उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। वो प्रॉब्लम क्या एनकाउंटर हुआ, वो ये, वो उन्होंने कहा कि एक वेव की तो एनर्जी, एक वेव ये है सपोज, ये इसकी तो मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड्स हो सकते हैं। और जैसे ये एक वेव है या ये एक फ्रीक्वेंसी है, इस लूप की फ्रीक्वेंसी जिसका ये हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है, इसकी भी ये फ्रीक्वेंसी है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी वन लूप वाली है, इसकी, तो ये मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड्स तो हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी सबकी एक ही है। ठीक है, तो एक फ्रीक्वेंसी के मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड्स भी हो सकते हैं। और क्लासिकल फिजिक्स में ये कहा जाता था किसी वेव की इंटेंसिटी या किसी वेव की एनर्जी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। यानी कि जिस वेव के पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी इसका मतलब है उसका एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा होगा, या ऑल्टरनेटिवली जिस वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसके पास एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये बात समझना कोई ख़ास मुश्किल भी नहीं है, इसलिए जैसे कि ओशन वेव्स हैं, समंदर में एक वेव है जो बहुत हाई एम्पलीट्यूड की है, वो जब साहिल पे टकराती है तो ज़्यादा फोर्स से हिट करती है, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, ज़्यादा डैमेज कॉज करती है क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। और एक लो एम्पलीट्यूड की वेव जब टकराएगी वो उतनी डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं करेगी, वो उतनी ताकत से हिट नहीं करेगी क्योंकि उसके एम्पलीट्यूड कम माने उसकी एनर्जी कम। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स में एनर्जी ऑफ अ वेव उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल माना जाता था। तो उन्होंने कहा कि भाई इस वेव की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी तो सेम है लेकिन इस वेव की एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम, इसकी और कम, इसकी और कम। तो एक फ्रीक्वेंसी पे मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड्स हो सकते हैं, यानी कि एक वेव पे मुख्तलिफ इंटेंसिटीज, एक वेव पे मुख्तलिफ एनर्जीज हो सकती हैं। तो जब बहुत सारी एनर्जीज हो और हमें एक चाहिए हो, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी पे एक एनर्जी बता दो, तो एक फ्रीक्वेंसी पे एक एनर्जी तो हम ऐसे नहीं बता सकते, उसके लिए फिर हमें एवरेज लेना पड़ता है। ठीक है, तो फिर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक के जरिए, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के जरिए फिर उसका एवरेज निकाला गया और उसके एवरेज एनर्जी कैरीड बाय अ वेव निकाली गई। तो जो एवरेज एनर्जी उन्होंने एक वेव की निकाली, वो एवरेज एनर्जी उस वेव की इनके पास आई k टाइम्स t, where k is Boltzmann's constant और T is the absolute temperature। बस फिर उन्होंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया टोटल एनर्जी निकालने के लिए। टोटल एनर्जी ऑफ वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी न्यू क्या आया, नंबर ऑफ वेव्स मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ वन वेव, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। और उस टोटल एनर्जी को उन्होंने कहा 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन c क्यूब टाइम्स k इंटू टी। ये टोटल एनर्जी निकाली गई एक वेव की। ठीक है, लेकिन ये जो एनर्जी की एक्सप्रेशन हमें मिली है ये तो बहुत ही खतरनाक बात हो गई। क्यों? क्योंकि इस एनर्जी में न्यू स्क्वायर, ठीक है, न्यू की वैल्यू तो हमेशा जब आप बढ़ाएंगे तो बढ़ती ही चली जाएगी, लेकिन वो जो ग्राफ हमने देखा था वो ग्राफ तो ऐसे कम भी हो रहा था, इस तरह से जो ग्राफ हमने देखा था वो तो कम भी हो रहा था। ठीक है, ये एनर्जी आ गया, यहाँ पे इंटेंसिटी ले लीजिए और यहाँ फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं हम, वेवलेंथ भी ले सकते हैं। जो ग्राफ फ्रीक्वेंसी के लिए बनता है उसी से हम वेवलेंथ का ग्राफ भी बना सकते हैं, या जो रिलेशनशिप हम इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान शो कर रहे थे वही ब्लैक बॉडी का रिलेशनशिप हम इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या है। तो ये जो ग्राफ हमें मिलेगा इस इक्वेशन से जो डिराइव की गई,
थ्योरी के बेस पे, क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी के बेस पे, उस पे एनर्जी फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से बढ़ तो रही थी, लेकिन इंटेंसिटी कम होने वाली, सॉरी एनर्जी मैंने उसको लिख दिया, इंटेंसिटी कम होने वाली तो कोई हमें ऐसी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नजर ही नहीं आ रही। ठीक है, उस सूरत में फिर क्या हुआ, ये फ्रीक्वेंसी अगर मैं इसको ले लूं यहाँ पे, उस सूरत में फिर क्या हुआ, इन्होंने देखा कि रेले जीन से जो हमें बात नजर आई, रेले और जीन की एक्सप्रेशन से जो हमें ग्राफ मिलता है, वो ग्राफ स्मॉलर वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी पे तो अच्छा जाता है, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हाई होती चली जाती है वैसे वैसे ये ग्राफ डेविएट कर जाता है। तो दिस ग्राफ फिट्स इन फॉर रेले जीन्स ग्राफ। fits for smaller frequencies only and deviates at higher frequencies। वहां क्या था वीज रेडिएशन लॉ में, वो हाई फ्रीक्वेंसी को सेटिस्फाई कर रहा था, लो पे आउट हो रहा था, ये लो पे सेटिस्फाई हो रहा है, हाई पे आउट हो रहा है, और इस हाई फ्रीक्वेंसी को जो उन्होंने कहा, हाई फ्रीक्वेंसी पे डेविएशन को उन्होंने अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी का नाम दिया। अल्ट्रा वायलेट, आप जानते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस वो होती हैं जो विजिबल से हायर रेंज में होती हैं, तो उन्होंने कहा कि अल्ट्रा वायलेट जैसी हाई फ्रीक्वेंसीज पे ये ग्राफ बिल्कुल आउट हो जाता है और इतनी एनर्जी दे देगा कि जितनी एनर्जी हमारे कंट्रोल से बाहर, लाइक एक्सप्लोजंस में हमें मिलती है, इसलिए इसको डेंजर कैटास्ट्रॉफी का नाम दिया। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कंसर्न की बात इसलिए रही क्योंकि ये तो इक्वेशन वो थी जिसको डिराइव किया गया, ये तो एक डिराइव्ड इक्वेशन थी, तो थ्योरी की बुनियाद पे, थ्योरी की बेसिस पे इस ग्राफ को सेटिस्फाई करने वाली कोई इक्वेशन डिराइव नहीं हो पाई, यानी कि यूं कहिए कि क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई। क्लासिकल फिजिक्स की बुनियाद पे हम इक्वेशन को डिराइव नहीं कर सके। ये जो ग्राफ हमने फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के दरमियान पढ़ा है, इसी ग्राफ को अगर हम उस कर्व के फॉर्म में जो हमने अभी वीन्स और उसमें देखा था, लैम्डा और इंटेंसिटी के दरमियान अगर हम देखें तो ग्राफ की शेप ऐसे ही बनती है। ये लो फ्रीक्वेंसी पे सेटिस्फाई हो रहा था, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब हाई वेवलेंथ, तो ये हाई वेवलेंथ पे सेटिस्फाई होगा, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि लो वेवलेंथ पे ये आउट हो जाएगा। तो ये रेले जीन का ग्राफ है, ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट का ग्राफ है। ठीक है, वीन्स रेडिएशन लॉ पे क्या देखा था, वीन रेडिएशन लॉ हाई फ्रीक्वेंसी पे सही जा रहा था, लो पे सेटिस्फाई हो रहा था, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे सही जा रहा था, वीन्स रेडिएशन लॉ हाई फ्रीक्वेंसी पे सही जा रहा था, लो पे आउट हो रहा था। ये वीन्स कर्व है, हाई फ्रीक्वेंसी पे, ये फ्रीक्वेंसी वाले पे तो हाई पे सेटिस्फाई हो रहा है, लो पे आउट हो रहा है। यहां अगर आप देखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब लो वेवलेंथ, तो वो लो वेवलेंथ पे सही जा रहा होगा, और हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि लो वेवलेंथ पे सही जा रहा होगा, और लो फ्रीक्वेंसी यानी कि हाई वेवलेंथ पे आउट हो रहा होगा। वीन्स रेडिएशन लॉ। तो क्लासिकल फिजिक्स की बुनियाद पे जो रेले जीन ने इक्वेशन डिराइव की, दैट फेल्ड, मींस क्लासिकल फिजिक्स फेल हो रही थी। अब एंट्री है मैक्स प्लैंक की। मैक्स प्लैंक क्या उन्होंने भी इस थ्योरी के जरिए इस इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश की। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, वो फिजिक्स एक माहिर फिजिसिस्ट थे, ठीक है, और उन्होंने भी काफ़ी कोशिशें की। सिंस फिजिक्स उस टाइम थी ही क्लासिकल फिजिक्स, तो जो थ्योरी इन्होंने इस्तेमाल की, जो थ्योरी
औरों ने इस्तेमाल की, वही मैक्स प्लैंक ने भी इस्तेमाल की। लेकिन कई सारी फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली जाके उन्हें एक सक्सेस मिली। कई सारी फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली वो कामयाब हुए अपनी कोशिशों में, और उन्होंने इस ग्राफ को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को जो एक्सपेरिमेंट से मिल रहा था उसको परफेक्टली सेटिस्फाई या परफेक्ट मैच करने वाली एक एक्सप्रेशन उन्होंने बिल आखिर डिराइव कर ली। लेकिन उस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए उनको बीच में एक ऐसी अजम्पशन या कंसिडरेशन लेनी पड़ी जो क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी से बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसको क्लासिकल फिजिक्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। तो एक वो रेवोल्यूशनरी सा कंसेप्ट उन्होंने कंसिडर किया। तो अगर इस ग्राफ को फिट इन करने के लिए, परफेक्टली फिट इन करने के लिए कोई इक्वेशन चाहिए है, तो उसमें बीच में एक चेंज करना पड़ेगा। हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूसली नहीं है, एम्पलीट्यूड में लाइन नहीं करती, एनर्जी का एम्पलीट्यूड से कोई ताल्लुक नहीं है। एनर्जी ऑफ अ वेव, उस वेव की फ्रीक्वेंसी और उसका एक मल्टीपल कांस्टेंट है जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट ही कहा जाता है, 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड। तो उन्होंने कहा कि किसी भी वेव की जो एनर्जी है वो उसके एम्पलीट्यूड से नहीं बल्कि उसके फ्रीक्वेंसी से डिपेंडेंट होती है। क्या मतलब हुआ? कंसेप्ट उन्होंने ये दिया कि ये जो एनर्जी हमें इस रिफ्लेक्शन में रेडिएशन से एब्जॉर्ब होती हुई या एमिट होती हुई नजर आएगी, वो एक नंबर के ही सूरत में एक फिक्स्ड एनर्जी, जैसे कम से कम h न्यू के बराबर होगी, या h न्यू का कोई इंटीजर मल्टीपल होगी। इंटीजर मल्टीपल का मतलब ये है n, जिसे हम ले रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी के कम से कम एनर्जी जो रिफ्लेक्शन में हमें एक्सचेंज होती हुई नजर आएगी, एब्जॉर्ब हो या एमिट हो, वो कम से कम एनर्जी या तो 1h न्यू होगी, या 2h न्यू होगी, या 3h न्यू होगी, या 10h न्यू होगी, या 100h न्यू होगी, 1.5h न्यू नहीं होगी, 2.9h न्यू नहीं होगी, 3.2h न्यू नहीं होगी, 50.4h न्यू नहीं हो सकती। ये कंसेप्ट क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी से बिल्कुल डेविएट करता है, क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी से बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स कहती है एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे नहीं एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, और एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है। ये अगर एम्पलीट्यूड 0 है और ये एम्पलीट्यूड अगर 5 है, तो एम्पलीट्यूड 0 से 5 के दरमियान कुछ भी हो सकता है, 0.1 0.2 0.3 0.9। जबकि प्लैंक ने ये प्रोपोजिशन रखी कि ये 0 से 5 के दरमियान 0.1 नहीं होगी, या तो 0 होगी, या 1 होगी, या 2 या 3 या 4 या 5, इसके अलावा कोई छठी वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है। और उसके बाद फिर जो उन्होंने एनर्जी, प्लैंक्स थ्योरी जो आई, या प्लैंक्स लॉ, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, जो भी कहते हैं इसको, उस लॉ में ये वाला जो कंसेप्ट है E = NH न्यू वाला, ये बेसिस बना क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स का, और इस इन्होंने एनर्जी को या इसको इन्होंने क्वांटम कहा। तो क्वांटम क्या है? एनर्जी का वो पैकेट जो कि रिफ्लेक्शन में वेव से निकल सकता है या दाखिल हो सकता है, और वो डिस्क्रीट पैकेट्स होंगे, इंटीजर वैल्यू ही रखेंगे एनर्जी की, कंटिन्यूस या डेसिमल वैल्यू नहीं रखेंगे, और उस कम से कम एक पैकेट को उन्होंने क्वांटम का नाम दिया, और कहा कि उस क्वांटम की कम से कम एनर्जी कितनी हो सकती है? h न्यू हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा NH न्यू हो सकती है, n की कोई भी बड़ी वैल्यू रखते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्ट्ररी समझ में आया हो, और यही डिस्क्रीट पैकेट्स में एनर्जी के एक्सचेंज वाले यानी कि क्वांटम के कंसेप्ट से क्वांटम फिजिक्स बनाई, क्वांटम मैकेनिक्स बनी, उसका बुनियाद, उसका फाउंडेशन रखा गया। और उसके बाद जब उन्होंने ये फाइनल एनर्जी के एक्सप्रेशन निकाली, तो उन्होंने कहा नंबर ऑफ वेव्स तो ये सही है, नंबर ऑफ वेव्स जो पहले कैलकुलेट की गई वो बिल्कुल ठीक है, इतनी ही आ रही हैं, लेकिन अब एनर्जी जो बन जाएगी, उस एनर्जी को energy of a particular frequency will be 8 pi
न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, ये तो एज इट इज रहेगा, टाइम्स एच न्यू क्वांटम की एनर्जी ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1, माइनस नहीं है डिनोमिनेटर में, तो माइनस नहीं है। ये उन्होंने एनर्जी की एक्सप्रेशन प्रपोज की 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब टाइम्स एच न्यू डिवाइडेड बाय ई वही है 2.718 नेचुरल लॉग का जो बेस है, ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। तो ये प्लैंक्स लॉ था जिससे क्वांटम फिजिक्स की बुनियाद रखी गई। ठीक है, प्लैंक खुद इस लॉ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड इसलिए नहीं थे क्योंकि वो खुद क्लासिकल फिजिक्स के फॉलोअर थे और उनको लग रहा था कि इसमें ये तो मैंने ज़बरदस्ती इस ग्राफ को फिट इन करने के लिए ज़बरदस्ती एक अजम्पशन की, और वो जो अजम्पशन मुझे करना पड़ा वो बहालत मजबूरी मुझे करना पड़ा। मैं उसको, इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है, प्लैंक्स के मुताबिक। बाद में ये पता चला कि ये थ्योरी जो मिसिंग, वो समझ रहे थे कि इसमें कुछ मिसिंग है, वो एक्चुअली इस लॉ में मिसिंग नहीं है, वो इतने अरसे से क्लासिकल फिजिक्स में मिसिंग था। क्लासिकल फिजिक्स में एक मिसकंसेप्शन ये लिया जा रहा था कि एनर्जी हमेशा कंटिन्यूस वैल्यू में ही एमिट या एब्जॉर्ब होती है, जबकि बाद में पता चला है एनर्जी का एमिशन कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन या एमिशन नहीं होता, बल्कि एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो डिस्क्रीट पैकेट्स क्वांटम की ही फॉर्म में होता है। आइंस्टाइन ने फिर इसको एक्सप्लेन किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसमें मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ी सी हिस्ट्री उसकी कुछ बता सकूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतना रेवोल्यूशनरी सा एक एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन का सामने आया। हालांकि आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दी, स्पेशल भी, जनरल भी, लेकिन उनको जो अवार्ड मिला वो बेसिकली उनके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन पे मिला। प्लैंक ने उसके फाउंडेशन रखी, आइंस्टाइन ने उसको एक्सप्लेन किया, और वहाँ से एक नई ही फिज़िक्स सामने आई जिसे क्वांटम फिज़िक्स कहते हैं। और आज ये जो कुछ भी हम तरक्की देख रहे हैं अपनी, ये सब क्वांटम फिज़िक्स के बुनियाद के ऊपर है। और उसमें इस दौरान एक सवाल आया, वही आया कि अगर एनर्जी डिस्क्रीट पैकेट्स में ही एक्सचेंज होती है, एब्जॉर्ब या एमिट, तो जब किसी बॉल को हम ऐसे ड्रॉप करें तो वो जब अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते हुए, लूज करते हुए जब वो नीचे की तरफ जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज आ रहा होता है, वो डिक्रीज क्यों हमें कंटिन्यूस लगता है? जैसे अगर उसकी 5 जूल एनर्जी तो 4.99, 4.98, 4.97, 4.96, 4.95 चलते चलते टिल वो 0 तक पहुंच जाए, फॉर एग्जांपल रेफरेंस वैल्यू उसकी। तो उसका ये जवाब दिया गया कि ये एनर्जी आपको कंटिन्यूस इसलिए दिखती है क्योंकि ये जो पैकेट है, ये पैकेट में जो h है, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसे हम कह रहे हैं, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.625 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकंड है। ये जब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होगा और इंटीजर भी बना दिया जाए, अगर मल्टीप्लाई करा दीजिए इंटीजर से, तो भी -34 इज अ वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि पॉइंट के बाद 34 33 जीरोस लगा दें आप, तब जाके एनर्जी बनेगी। ठीक है, हम जो नॉर्मल कैलकुलेशंस करते हैं, हम अपने हिसाब से बात करें, हम अपने हिसाब से बात करें कि हम जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स लेते हैं 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक ले रहे हैं, तो यहाँ चेंज नोट करने के लिए तो -34 डेसिमल डिजिट्स यानी कि 34 डेसिमल्स तक हमें जाना पड़ेगा। 19-20 डेसिमल्स तक भी अगर आप वैल्यू को ले रहे हैं, माइंडेड के उस टाइम कैलकुलेटर्स नहीं हुआ करते थे, तो -20, -24 या 15, 20, 18, 22 डेसिमल्स तक अगर आप वैल्यू ले रहे हैं तो वो चेंज तो आपको नजर ही नहीं आएगा। इस वजह से ये अनडिस्कवर्ड रहा ये कंसेप्ट कि एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो डिस्क्रीट पैकेट्स में ही होता है। ठीक है, वी कंसिडर्ड इट कि ये कंटिन्यूसली ही हो रहा है। तो ये चीज़ थी एक्सप्लेनेशन इसकी। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, बाद में नील बोर ने इसको एटम का स्ट्रक्चर उसके हवाले से बताया। इट वाज ईयर 1900 जब प्लैंक ने अपनी ये थ्योरी, क्वांटम थ्योरी दी थी। ठीक है, इसको प्लैंक्स रेडिएशन लॉ कह लीजिए या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कह लीजिए।
आज के लेक्चर को हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं। इसमें हमने ये देखा कि अब तक इस पूरे सफ़र में, इस पूरे 2 लेक्चर्स के ड्यूरेशन में, स्पैन में हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि ब्लैक बॉडी क्या होती है और ब्लैक बॉडी कैसे बनाई जाती है। फिर ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस निकलती हैं, टेम्परेचर की बुनियाद पे उन रेडिएशंस की, एमिट होने वाली रेडिएशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया गया। उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज सामने आई थी। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि जिस वेव की मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसकी इक्वेशन वो निकल गया। दूसरा हमें उसमें नाम जो सामने आया वो स्टीफेंस लॉ का या स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ का नाम सामने आया, जिससे हमें पता चला कि किसी भी टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी से जो टोटल एनर्जीज निकल रही होती हैं वो टोटल एनर्जी कितनी होगी। फिर शुरुआत हुई इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कि अगर हम टोटल एनर्जी नहीं निकालना चाहें, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ को नहीं जानना चाहें, जनरली जानना चाहें कि किसी वेवलेंथ की स्पेक्ट्रम में कितनी एनर्जी होगी, तो उसकी इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश की गई। पहले वीन ने एक एम्पेरिकल लॉ प्रोवाइड किया। वो एम्पेरिकल लॉ हाई फ्रीक्वेंसी पे बहुत अच्छा मैच हो रहा था, फिट हो रहा था, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी पे वो डेविएट कर रहा था, हमने देखा फ्रीक्वेंसी वाले, ठीक है। और जब उसको प्रॉपर्ली डिराइव किया गया, रेले और जीन ने जब उसको डिराइव किया, तो उन्होंने जो इक्वेशन डिराइव की वो इक्वेशन और ज़्यादा खतरनाक आई, ठीक है। इस इक्वेशन से ग्राफ हाई फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल डेविएट कर रहा था और ये दे रहा था लो फ्रीक्वेंसी पे सही आंसर, हाई फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल डेविएट कर रहा था और ये प्रेडिक्ट कर रहा था कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हाई होती चली जाएगी हमें स्पेक्ट्रम में इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले एनर्जी होगी, यानी कि यूँ कहें कि एक्सप्लोजन्स में जैसे हाई एनर्जी मिलती है वो एनर्जी हमें मिलेगी, विच इज़ सर्टनली नॉट द केस। प्रैक्टिकली ब्लैक बॉडी से इतनी एनर्जी नहीं निकल रही थी कि धमाके होना शुरू हो जाए। तो उस लॉ की बुनियाद पे क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर एक बड़ा सारा क्वेश्चन मार्क आया, ठीक है। और उसके बाद फिर मैक्स प्लैंक ने एक रेवोल्यूशनरी सा कंसेप्ट उन्होंने प्रोवाइड किया, जिस कंसेप्ट से खुद प्लैंक उस टाइम सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उन्होंने मजबूरी में बस इक्वेशन, ग्राफ को फिट करने के लिए इक्वेशन में एक कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया है जिसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है। बाद में पता चला कि ये थ्योरी मिसिंग दरअसल क्लासिकल फिजिक्स में ही थी कि एनर्जी का एक्सचेंज हमेशा डिस्क्रीट पैकेट्स में होता है, एनर्जी का एक्सचेंज कंटिन्यूस वैल्यूज में नहीं होता। एनर्जी यानी कि एम्पलीट्यूड में लाई नहीं करती एनर्जी, बल्कि फ्रीक्वेंसी में लाई करती है। सो एनर्जी डज नॉट lie in amplitude but फ्रीक्वेंसी से, हाई एम्पलीट्यूड से हाई एनर्जी नहीं निकलेगी, हाई फ्रीक्वेंसी पे हाई एनर्जी निकलेगी, ठीक है। कैसे, ये आइंस्टाइन ने इसको बताया और फिर उन्होंने कैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसको एक्सप्लेन किया। ये पहले भी हो रहा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हेनरिक हर्ट्ज ने सबसे पहले ये इफेक्ट डिस्कवर किया, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था। आइंस्टाइन वाज द वन जिन्होंने फिर उसको एक्सप्लेन किया और फिर ये इक्वेशन जो क्वांटम वाली, जो क्वांटम का जो कंसेप्ट है, ये फिर एंडोर्स हुआ फिज़िक्स में, इसको शामिल किया गया और ये एक्सेप्ट किया गया। आइंस्टाइन ने उसको फिर उन्होंने क्वांटम के बजाय लाइट के पार्टिकल्स को उन्होंने फोटोन का नाम दिया। देन केम द फेमस फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। तो माइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंक्लूजन है, एक्सप्लेनेशन है जो आइंस्टाइन ने उसको दी थी, जिसे पहले लोग नहीं समझ पा रहे थे। उस लेक्चर को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको ये जो पूरा समझाया गया है आपको अच्छा समझ में आया हो। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी अगर आपके जहन में हो, सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, आई विल रिप्लाई एंड ट्राई टू आंसर अप टू योर सेटिस्फैक्शन। वी कीप टिल हियर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बादब बानसी।